हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। सब्जेक्ट कोड है BCS 401 का यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक। ठीक है, देखिए आज के इस लेक्चर में हम यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है आपका बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके देखोगे डेडलॉक का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। और ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल आपको इस एल्गोरिथम पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। पहले ये होता क्या है कंसेप्ट समझेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है। बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, सॉल्व हम क्वेश्चन क्यों करेंगे, ये सब समझना है। और इसका हम न्यूमेरिकल आपको 2 से 3 न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, जिससे कि कोई भी न्यूमेरिकल अगर एग्ज़ाम में आता है आप 100% सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही ईजी स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, ऑलरेडी पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है कंटिन्यू प्रोसेस में है, तो जाके आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के बारे में। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, तो देखो बैंकर्स एल्गोरिथम होता क्या है। ठीक है, नाम से सजेस्ट हो रहा है बैंकर्स एल्गोरिथम, यानी ये जो एल्गोरिथम है ये आपके बैंक में यूज़ होता है। ठीक है, अब कैसे यूज़ होता है क्या है यहाँ पे देखते हैं। दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड बैंकर्स एल्गोरिथम बिकॉज इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ द बैंक। इस एल्गोरिथम को हम बैंकर्स एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूज़ होता है, ये मतलब ये वर्क करता है। कहाँ पे वर्क करता है, बैंक में। जो बैंक के कंसेप्ट में ये यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, विच नेवर गिव्स मनी इन सच अ वे सो एज टू रन आउट ऑफ कैश। समझो, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेडलॉक डिटेक्शन, डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में देखा था, और वहाँ पे हमने स्टेट्स देखे थे, सेफ स्टेट एंड अनसेफ स्टेट क्या होता है। देखो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई भी प्रोसेस एंटर करता है वो अच्छे से अपना टास्क एग्जीक्यूट करे, परफॉर्म करे, टर्मिनेट करे, एग्जीक्यूट करके बाहर चला जाए। ठीक है, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर डेडलॉक की कंडीशन आती है उसे हम पहले तो हमें डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करना है ये सब हमने देखा था, और कैसे रिमूव करना है डेडलॉक को। डेडलॉक कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि सिस्टम में डेडलॉक की कंडीशन बन रही है और बहुत अच्छी चीज़ है, आपका सिस्टम बहुत ही अच्छे से मतलब परफॉर्म मतलब टास्क कर रहा है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हुआ कि जैसे डेडलॉक के केस में क्या होता था, अगर कोई भी प्रोसेस अनसेफ स्टेट में चला जाता है, मतलब कोई भी प्रोसेस अनसेफ स्टेट में चला जाता है तो क्या होता है, वो डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है। 100% बता रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा है जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये लेक्चर कनेक्टेड है प्रीवियस लेक्चर के साथ, डेडलॉक के साथ। तो यहाँ पे वही लिखा है कि इस एल्गोरिथम को बैंकर्स एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक के कंसेप्ट में ये एल्गोरिथम यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है कि जो अब जैसे बैंक में क्या करते हो, बैंक में अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको लोन लेना है बैंक से, तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं प्रोवाइड करा देगी। आपको जैसे आपने रिक्वेस्ट किया आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करा देगी। बैंक अपने स्टेट को ऑलवेज सेफ स्टेट में रखना चाहेगी, यानी बैंक अपने आप को हमेशा सेफ स्टेट में रखना चाहेगी। ठीक है, कि ऐसा ना हो उनका जो कैश है वो आउट ऑफ कैश हो जाए। ठीक है, समझिए मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो हमेशा जो जैसे एक प्रोसेस, अगर डेडलॉक से बचना है, आपको डेडलॉक से बचना है तो प्रोसेस ऑलवेज बी इन अ सेफ स्टेट, ऑलवेज वो सेफ स्टेट में होना चाहिए, फिर डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, ये जो एल्गोरिथम है बैंक के कंसेप्ट में यूज़ होता है, जो कि जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो बैंक से, तो वहाँ पे क्या होता है, बैंक इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं ताकि वो अनसेफ स्टेट में ना जाएं। ठीक है, वो टोटल सेफ स्टेट में रहें, उनका बैंक का कोई लॉस ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ऑलरेडी आपने लोन ले रखा है और दोबारा आप लोन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको फिर से लोन मिल जाए, तो आपको लोन अगर बैंक देता रहेगा तो एक टाइम आएगा बैंक के पास आउट ऑफ कैश हो जाएगा, आपको ही सारा लोन दे देगा। अगर ऐसा अमाउंट तक आपको बहुत बड़ा अमाउंट आपको लोन दे दिया तो अदर्स कस्टमर को वो लोन प्रोवाइड नहीं कर पाए, आउट ऑफ कैश हो जाएगा, कुछ ऐसा समझिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब देखिए Banker's algorithm ensures that granting a resources to a process will never cause to put the system into unsafe state। कुल मिला के इस एल्गोरिथम की हेल्प से हमारा जो सिस्टम होता है वो कभी भी डेडलॉक के कंडीशन में नहीं जाता है, यानी हमेशा सिस्टम सेफ स्टेट के अंदर रहता है।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही है कि ये इंश्योर करता है कि हमारा जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज जैसे कि हमारा यहाँ पे एज अ बैंक के अगर केस में देखें तो कैश एज अ रिसोर्स यहाँ पे समझ सकते हैं कि वो हमारा क्या हो, ऑलवेज बी इन अ सेफ स्टेट, ठीक है, अनसेफ स्टेट में वो ना जाए, कहने का मतलब है, ठीक है। In an unsafe state, operating system cannot prevent process to request resources, which result is deadlock. अगर अनसेफ स्टेट में चला जाता है तो उसका रिजल्ट इट मीन्स डेडलॉक की कंडीशन क्रिएट हो गई, ठीक है। नाउ बैंकर्स एल्गोरिदम इज सुटेबल फॉर अ रिसोर्सेज फॉर अ एलोकेशन सिस्टम विथ मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। ये सब कंटेंट है, चाहो इजी वर्ड में लिख सकते हो, ऐसा नहीं लाइन टू लाइन आप याद करने बैठ जाओ। कुल मिला के बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होता है, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो, बैंक का एक्चुअल एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बैंकर्स एल्गोरिदम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि किस कंसेप्ट पे काम करता है। सेकंड थिंग, बैंकर्स एल्गोरिदम डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जब डेडलॉक अवॉइडेंस हमने पढ़ा था तो ऑलरेडी बताया था डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है, ये बताया था, और उसी में आपका बैंकर्स एल्गोरिदम का कंसेप्ट था। अब यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, ठीक है, बेसिक टर्म समझते हैं, जो कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें रिक्वायरमेंट होगा, और ये 7 मार्क्स में कंबाइन करके क्वेश्चन भी पूछता है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है बैंकर्स एल्गोरिदम में, बैंकर्स एल्गोरिदम में जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होते हैं। पहला एक अवेलेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि अवेलेबल कहाँ से कब से डेटा स्ट्रक्चर हो गया। डेटा स्ट्रक्चर का केवल इतना ही मतलब नहीं होता है जो आपने पढ़ रखा है, एरे, स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यू, नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को मतलब ऑर्गेनाइज तरीके में स्टोर करना। तो अवेलेबल हमने कोई एक वेरिएबल मान लिया है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे वो इस आपके डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर रहेंगे। इट इंडिकेट द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप, ये है आपका, ठीक है। इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर से बोला जा रहा है, एक्चुअल आप मत समझना। तो ये एरे के रूप में ये आप इसे समझ सकते हैं। मैक्सिमम आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, इट इंडिकेट द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, अब आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है जो आप लोन लेना चाहते हो बैंक से, तो वो मैक्सिमम मतलब डेटा स्ट्रक्चर में वो स्टोर होता है कि आपका मैक्सिमम डिमांड क्या है। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, बस आपको याद रखना है डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ होता है बैंकर्स में अवेलेबल होता है, मैक्स होता है, और नाम से सजेस्ट हो रहा है अवेलेबल में जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और मैक्सिमम में मैक्सिमम डिमांड ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच प्रोसेस। एलोकेशन में इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप करेंटली एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। ये सब अभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, ये सब डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक नीड आपका यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप नीडेड बाय अ प्रोसेस, ठीक है। किसी प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की नीड है एक्चुअल, और नीड को फॉर्मूला आपको याद रखना है, नीड को हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज मैक्सिमम माइनस एलोकेशन। नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन। मैक्सिमम यहाँ से मिलेगा, एलोकेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, या हम फाइंड आउट करेंगे, उसी से नीड कैलकुलेट होगा। अब देखो सिंपल यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, बैंकर्स एल्गोरिदम 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक आपका सेफ्टी एल्गोरिदम होता है, एक रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम होता है। दोनों पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, ठीक है। अब पहला यहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिदम है, दूसरा रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम है। ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम आपसे नहीं पूछा गया है, केवल आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल मिलता है, कैसे वो भी सॉल्व करेंगे। बाकी बैंकर्स एल्गोरिदम को ये सब कंसेप्ट हमने देखा, इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। बाकी अगर आप इस एल्गोरिदम को चाहते हैं तो एल्गोरिदम भी यहाँ पे नोट्स में मेंशन है, जैसे कि ये रहा आपका सेफ्टी एल्गोरिदम। सेफ्टी एल्गोरिदम में कुछ प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में दिया गया है, आप चाहें इसे लर्न कर सकते हैं, या आप कहीं मतलब दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ करके इसे आप समझ लीजिएगा। बट मैं आपको जो एग्ज़ाम में आता है न्यूमेरिकल, वो आपको कैसे करना है वो बताता हूँ। ये चीज़ आप याद भी कर सकते हैं, और रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम ये भी आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको अभी इसको समझाऊँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, सो दैट्स वाई से मैं अभी के लिए यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। इसे आप चाहें
दूसरे मतलब रिसोर्स का यूज़ करके आप जाके इसे कहीं से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे बताऊंगा जो कि एग्जाम में 100% आता है। और ये एल्गोरिदम आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, ये पूछा नहीं गया है बट पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें जो सॉल्व करना है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है बैंकर्स एल्गोरिदम पे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कितने टाइप से होंगे, या तो वो सेफ्टी एल्गोरिदम का होगा या तो वो रिसोर्स एल्गोरिदम का होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप्स के हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला टाइप्स यहाँ पे हम देखते हैं, और ये जो पहला टाइप्स है आपका सेफ्टी एल्गोरिदम का है, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, डेटा बस चेंज रहेगा, क्वेश्चन एज इट इज़ मिलने वाला है आपको। कंसीडर द फॉलोइंग 5 प्रोसेस, P0 से P4 दिया है विथ एलोकेशन मैक्स एंड अवेलेबल मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग टेबल। देखो ऐसे टेबल दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपको पूरा एज इट इज़ मिलेगा, डेटा चेंज हो सकता है, प्रोसेस दिया रहेगा, एलोकेशन आपका डेटा स्ट्रक्चर दिया रहेगा, ठीक है, एलोकेशन मैट्रिक्स दिया रहेगा, मैक्सिमम जो मैट्रिक्स है वो दिया रहेगा। मैट्रिक्स का मतलब कि यहाँ पे आपको डेटा एक फॉर्मेट में दिया रहेगा, अवेलेबल का कुछ ऐसा आपको दिया रहेगा डेटा, ठीक है। अब इसमें कैसे क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई करो नीड मैट्रिक्स को। यहाँ पे आपको नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, और नीड मैट्रिक्स का फॉर्मूला हमें जस्ट देखा, मैक्सिमम माइनस एलोकेशन, मैक्स ये है, एलोकेशन ये, बस इसको आपको माइनस करके कैलकुलेट करना है। पहला तो आंसर आ जाएगा, फिर करके भी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड थिंग, सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है या नहीं ये चेक करना है। इफ़ सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट आपको सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। ये सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हमें टेबल दिया है, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। और पहली चीज़ आपको थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है तो जैसे मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी बहुत बताया, थ्योरी को आपको राइट करना है, बैंकर्स एल्गोरिथम होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये थोड़ा बहुत आपको लिखना है, ठीक है, एज ए कंटेंट। अब यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो पहला यहाँ पे मैं टेबल आपको एज इट इज़ बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बस ऐड कर दोगे क्या, नीड मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर ऐड कर दोगे, और ये सेम चीज़ आपको यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एज इट इज़ जो क्वेश्चन में दिया था वो है, यहाँ पे इतना डेटा तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था, ठीक है। इसमें आपको एक ऐड कर लेना है नीड का टेबल, नीड का डेटा स्ट्रक्चर ऐड कर लेना। अब इसी में आपको कैलकुलेट करना है। नीड का फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया, मैक्स माइनस एलोकेशन होता है, ठीक है, मैक्स माइनस एलोकेशन होता है। और मैक्सिमम भी आपको दिया है, एलोकेशन भी दिया है, और ये दिया ही रहेगा। कैलकुलेट करते हैं जल्दी से। देखिए मैक्स माइनस एलोकेशन आपको एज अ जो बिट बाय बिट होता है उसको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। जैसे 2 - 2 करोगे तो 0 आएगा, 1 - 1 करोगे 0 आएगा, एंड अगेन यहाँ से 0 एंड 0 हो जाएगा। अगेन रिपीट करना है इसी को, 0 - 0 करोगे तो 0 आएगा, 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे रिपीट करोगे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो केयरफुली यहाँ पे करना है आपको। अब यहाँ से फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, 5 - 3 2 हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, एंड यहाँ अगेन 0 हो जाएगा, एंड द लास्ट 2 4 एंड 6 एंड 0। तो ये कुछ आपको नीड इस तरीके से मिल जाएगा। और ये पहला आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, पहला आंसर आपका हो चुका है, जो कि वो नीड मैट्रिक्स आपसे पूछा था, आपने नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट कर दिया, एक ही टेबल में आपने लिख दिया। आप चाहो तो अलग से भी ले सकते हो, और ये चीज़ तो आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसको आप चाहो अलग से भी शो कर सकते हो। बाकी ये हो गया आपका नीड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं, नीड मैट्रिक्स। नीड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया, अब यहाँ से नीड का आप टेबल लिखिए, और यही सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेम डेटा आपको यहाँ पे रिपीट कर देना है, ठीक है। तो ये पहला आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, दूसरा आपसे क्या पूछा था, दूसरा आपसे पूछा था ये सेफ़ स्टेट में है या नहीं। सेफ़ स्टेट में है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने से पहले आपको सेफ सीक्वेंस निकालना पड़ेगा। सेफ सीक्वेंस कैसे निकलेगा, देखो आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेफ सीक्वेंस, और ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है सेम चीज़, सेफ सीक्वेंस इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से एरो बनाना है, या नहीं भी बनाओगे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, बस सेफ सीक्वेंस आपको निकालना है, बट ऐसे ही आपको करना है जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेफ सीक्वेंस। अब इसी के अंदर हम कुछ प्रोसेस लिखेंगे कि कौन सा प्रोसेस पहले यहाँ पे
सीक्वेंस में आएगा, कौन सा प्रोसेस बाद में सीक्वेंस में आएगा, ठीक है, ये प्रोसेस है। अब देखो आप अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अवेलेबल में आपके पास क्या है 1520, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहाँ पे ए बी सी डी, यानी ये रिसोर्स ए, रिसोर्स बी, रिसोर्स सी, रिसोर्स डी, रिसोर्स ए बी सी डी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ऐसे शॉर्टकट में। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ पे देखो, देखिए आपको चेक करना क्या होता है आपको। अब यहाँ से हम सेफ स्टेट चेक करने वाले हैं। सेफ स्टेट कैसे चेक करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होता है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, इसको साइड में बना के रखना है और यहाँ से आपको सॉल्व करना है फिर जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 1520 यहाँ से कंपेयर आपको करना है अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, ये आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, ठीक है। अब कंपेयर कैसे करोगे, आपको P0 से मतलब शुरू से स्टार्ट करना है, कंपेयर करते चले जाना है। जैसे 1520 इसका हमने कंपेयर किया इससे, तो क्या देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई होगा तो हम क्या करेंगे आगे मैं आपको बताता हूँ। तब आप अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होगी तो हम क्या करेंगे, ये एज अ फॉर्मूला आप इसे याद रखिए कि ये फॉर्मूला है, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से ही लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। यहाँ से अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, ये फॉर्मूला है, ये चीज़ हम चेक करते रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम अवेलेबल को अपडेट कर देंगे किससे, अवेलेबल प्लस एलोकेशन से। देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए कंपेयर करते हैं, ये चीज़ हमने देख लिया। अब पहले स्टेप में बोल लीजिए या आप कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए 1520 हमने लिखा है यहाँ पे 1520 अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू नीड, नीड हम 0 से स्टार्ट करेंगे, P0 से स्टार्ट करेंगे, तो P0 पे 000 है। तो पहले ही आप देख लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल आपको ऐसे नहीं देखना है कि ये आप इसको ले लीजिए 1520 ले लीजिए और इसे 00 नहीं, आपको बिट बाई बिट देखना है। यानी कि आप बिट बोल लीजिए, ईच रिसोर्स का मतलब बोल लीजिए। तो 1 ऑल्सो ग्रेटर है 0 से, 5 ऑल्सो ग्रेटर है 0 से, 2 ऑल्सो ग्रेटर है, 0 ऑल्सो ग्रेटर है। तो यहाँ पे ग्रेटर है, ठीक है, 0000 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, अवेलेबल को, अवेलेबल में क्या था, अवेलेबल में 1520 था, इसको अपडेट करेंगे। इसको अपडेट कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ करेंगे AVL, यहाँ पे हमने लिखा कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यहाँ पे 1520 प्लस करेंगे एलोकेशन। एलोकेशन कहाँ लेंगे, एलोकेशन हम इससे कंपेयर कर रहे थे तो इसके सामने का जो एलोकेशन है 0012, नाउ यहाँ पे हम कर देंगे 0012। इसको सिंपल ऐड कर लो, जैसे ऐड करते हैं तो 2 3 5 एंड 1, तो ये आ गया। नाउ अवेलेबल आपका कितना हो गया 1532। नाउ इसे कट करके आपको ऐसे एग्ज़ाम में करना है, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1532 था, अब ये कर दो अवेलेबल, यहाँ पे ध्यान दो अब चेंज हो गया है, फिर आप वही करना है आपको। देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, P0 का आपने कंपेयर कर लिया, तो P0 को सेव सीक्वेंस में डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब पहला स्टेप आपका हो गया। अब इसी तरीके से 1532 को कंपेयर करिए। अब P0 से जब आप कर चुके हो, ये सेव सीक्वेंस में आ चुका है, तो फिर से इसी को नहीं करने लग जाना है, नेक्स्ट बढ़ना है। तो P1 से करेंगे, तो यहाँ पे हम दूसरा स्टेप लिखेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे हम कर लेते हैं, दूसरा स्टेप हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 1532 है, 1532 है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे करेंगे, 0750 देख लेते हैं है भी या कि नहीं। तो बिल्कुल 1 बड़ा है 0 से, 5 बड़ा नहीं है 7 से, यानी ये कंपैरिजन गलत है। हम जो कंपेयर कर रहे हैं इससे कंपेयर नहीं होगा, यानी P1 से कंपेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ईच रिसोर्सेज का होना चाहिए, यानी ईच बिट का होना चाहिए। 1 तो बड़ा था, अब ऐसे करोगे 1532 750 तब तो गलत कर दोगे, फिर आंसर गलत आने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ईच मतलब बिट बाय बिट करना है। तो ये था, बट 5 ग्रेटर नहीं है 7 से, तो ये कंपैरिजन गलत है। तो हम मूव करेंगे आगे 1532 को, अब हम कंपेयर करेंगे, इससे तो हो नहीं रहा है बड़ा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब हम 1002 को करेंगे, 1002 को करेंगे। अब कंडीशन देखते हैं, 1
सॉरी 1 जो है 1 से ग्रेटर भी है बट इक्वल भी है, कोई दिक्कत नहीं, 5 ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है एंड ऑल्सो 2 ग्रेटर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अवेलेबल को हम अपडेट करेंगे, अवेलेबल को अपडेट करेंगे तो 1532 प्लस एलोकेशन, यही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसका एलोकेशन देखो P2 का तो 1354, यहाँ पे 1354, इसको जब ऐड करोगे तो इसको ऐड कर लीजिए सिंपल, तो ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका आ गया। अब अवेलेबल आपका अपडेट हो गया, अवेलेबल आपका अपडेट होकर के कितना हो गया 2886 ये हो गया। एंड आपने किसको ट्रैवर्स कर लिया, आप ट्रैवर्स बोल लीजिए, किसको आपने फाइनल एग्जीक्यूट कर दिया P0 P1 P2, इसको इससे कंपेयर किया तो P2 था, तो यहाँ पे P2 को आप सेफ सीक्वेंस में डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से स्टेप 3 कितना है 2886 ग्रेटर देन इक्वल टू नीड हम यहाँ तक पहुँचे थे। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है, तो 0020 देखते हैं। ऑल्सो सेटिस्फाई कंडीशन हो रहा है तो अवेलेबल आपका अपडेट हो जाएगा 2886 प्लस एलोकेशन, इसका एलोकेशन है 0632 ऐड कर दीजिए। इसको जैसे ही आप ऐड करोगे, 6 2 आपका 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 करोगे 11 आएगा, ठीक है। अब 11 का 1 कैरी आपको 1 नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, 8 प्लस 3 आपका 11 होता है तो पूरा आपको लिखना है, ठीक है। 6 प्लस 8 आपका 14 होता है तो 14 पूरा लिखना है आपको, एंड 0 आपका 2 होता है तो ये चीज़ आपको लिखनी है। ये आपका आ गया अवेलेबल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अवेलेबल आपका आ गया। अब 2 14 11 8 कट करो, 2 14 11 8 किसको आपने यहाँ पे कंपेयर किया था, कंपेयर हमने 0020 यानी इसका किया था, इसका P3 है, P3 को हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। सिप सीक्वेंस आता जा रहा है आपका, सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब अगेन फिर हम मूव करेंगे तो आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरे स्टेप्स पे थे, अब यहाँ पे हम चौथा स्टेप्स कर लेते हैं। हमारे पास कितना है अवेलेबल में 2 14 11 8 2 14 11 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ तक हम पहुँचे थे। अब 0642 करेंगे, 0642 ऑल्सो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिजिट्स हैं तो ऑल्सो सेटिस्फाई हो रहा है, आप करके देखना। नाउ 2 14 11 8 प्लस एलोकेशन, इसका एलोकेशन कितना है, इसका एलोकेशन यहाँ पे 0014 चलिए ऐड करिए, 8 प्लस 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 हो जाएगा क्योंकि 11 प्लस 1 करोगे 12 आएगा, पूरा लिखना है आपको। यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये फाइनल आपका ये आया, ठीक है। अभी फाइनल नहीं, अभी देखिए ये आया आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कट करना है, कट करने के बाद क्या आया 2 14 12 एंड 12 ये आया आपका अवेलेबल अभी। तो आप यहाँ तक कर चुके हो, ठीक है, यानी आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है। बट आपने नोटिस किया होगा कि जब स्टार्ट किया था हमने इसके साथ कंपेयर नहीं किया था, क्योंकि अभी आपने इसको किया ना, तो इसका आप लिख दीजिए P4 यहाँ ऐड कर दो। तो देखिए यहाँ पे P0 P2 P3 P4 आ गया, बट P1 अभी तक नहीं आया है क्योंकि P1 तभी आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो P1 तो P0 तो हो ही चुका है, P1 से हम करेंगे P1 फिफ्थ स्टेप्स। तो क्या आया 2 14 12 ये आपका अवेलेबल में है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0750 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अवेलेबल को हम अवेलेबल प्लस 2 14 12 प्लस एलोकेशन कितना है इसका 1,000 ऐड जब करोगे इसे आएगा आंसर आपका 3 14 12 ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये लास्ट में आपका अवेलेबल इतना बचा, इसको कट करो 3 14 12 ये आपका इस तरीके से आ चुका है। और सारे आप देखोगे यहाँ पे P1 को हमने किया तो सारे आपके सेप सीक्वेंस में यहाँ पे आ चुके हैं। तो सेप सीक्वेंस जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में ये नीड मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। यहाँ पे सेप सीक्वेंस आपको कैलकुलेट करना था, सेप सीक्वेंस आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये आंसर आपका आ चुका है। देखिए अब ये आपका सेफ स्टेट में है या नहीं। सेफ स्टेट हम कैसे पता करेंगे कि ये सिस्टम आपका सेफ स्टेट में है या नहीं, तो सिंपल यहाँ पे देखो सारे आपके प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में आ गए। अगर सारे प्रोसेस सेफ सीक्वेंस में आ जाते हैं मीन्स द सिस्टम इज़ इन
सेफ स्टेट, यानी आप लिख दीजिए सिस्टम जो है आपका सेफ स्टेट में है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सेफ सीक्वेंस करेक्ट मतलब सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं, सेफ सीक्वेंस यही है, ठीक है। अगर प्रोसेस इस सीक्वेंस को फॉलो करता है तो ऑलवेज वो सेफ स्टेट के अंदर रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से हम एक दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक अलग सा कंसेप्ट आपका लगेगा जो कि आपका रिसोर्स सेफ्टी एल्गोरिदम आपका है, ठीक है। सॉरी रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम भी यहाँ पे आपका लगेगा। अभी हमने जो देखा वो सेफ्टी एल्गोरिदम का था, बाकी इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, सिमिलर क्वेश्चन है बट एक थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, सिंपल सारी चीज़ें वही दी हुई हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं दिया है। प्रीवियस में आपने देखा था कि वहाँ पे अवेलेबल आपको दिया होता था, यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिया है। अवेलेबल कैलकुलेट करना है, अवेलेबल हम इससे कैलकुलेट करेंगे, कैसे वो देखेंगे। इसमें पूछा क्या है, नीड मैट्रिक्स ऑल्सो कैलकुलेट कर लेंगे, इजी है। सिस्टम सेफ स्टेट में है नहीं है या नहीं, सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करना है वो भी हम कर लेंगे। अभी जस्ट हमने देखा, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फोर्थ वाला आपका जो कि पूछ रहा है आपसे, इफ़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम process P2, if the request from P2 arrives for 102, अराइव हो रहा है 102 के लिए, कैन द रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड इमीडिएटली, ये आपसे पूछ रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ तो आप ऑल्सो कैलकुलेट ही कर लोगे, बट आपको अवेलेबल मैट्रिक्स पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और अवेलेबल हम इसकी हेल्प से करेंगे जो इंस्टेंसेस दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए पहली चीज़ तो क्वेश्चन में हमें अवेलेबल दिया नहीं है। नीड तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, अभी नीड हम चाहें तो मैक्सिमम माइनस एलोकेशन कर देंगे, नीड कैलकुलेट हो जाएगी। बट सेफ सीक्वेंस कैलकुलेट करने के लिए वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमें कंपेयर करना पड़ता है, वो अवेलेबल के जरिए ही होता है, तो अवेलेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम स्टेप वाइज करेंगे। पहले हमसे नीड मैट्रिक्स पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, नीड मैट्रिक्स ही पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल चाहो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो। एंड पहला स्टेप आपसे नीड मैट्रिक्स पूछा है तो नीड इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्स माइनस एलोकेशन होता है। नीड इज इक्वल टू मैक्स माइनस एलोकेशन होता है। तो आप चाहो तो ऐसे एक नीड का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। तो नीड में भी आप क्या करोगे, रिसोर्सेज आपको 3 है ABC, क्योंकि सब में ABC दिया है तो इसमें भी आपका ABC रिसोर्सेज होगा। आप नीड कैलकुलेट कर लो सिंपल, यहाँ पे 1 बाई 1 आपको मैक्स माइनस एलोकेशन करना है। 3 माइनस 0 करोगे 3 आएगा, 4 और 7 यानी कि 7 4 3 आएगा आपका, 7 आएगा 4 आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे माइनस यहाँ पे करना है मैक्स माइनस एलोकेशन, बिट बाई बिट आपको यहाँ पे जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया उसी तरीके से सिमिलर करना है। तो चलिए जल्दी से कैलकुलेट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया और पहला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला आपसे पूछा था नीड मैट्रिक्स और नीड मैट्रिक्स इसी के हेल्प से सॉल्व होगा। देखिए इस तरीके से मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लग रहा है कि मतलब अच्छा भी देखने में नहीं लग रहा है, तो आपको जैसे आपने पहले किया, पहले टेबल बनाइए फिर वहाँ पे आप लिखिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई यहाँ पे बाकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। जैसे आपको ये दिया है टेबल आपको दिया है, इसमें अवेलेबल नहीं दिया है बिकॉज हमें सेफ सीक्वेंस भी निकालना पड़ेगा और अवेलेबल चाहिए, तो यहाँ पे हम जल्दी से चलिए अवेलेबल अब कैसे कैलकुलेट करना ये देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ फाइंड अवेलेबल, आप मैट्रिक्स बोल लीजिए, अवेलेबल मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं। तो अवेलेबल मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ AVL। अवेलेबल कैसे, आपको देखिए ABC आपको दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ABC आपको क्वेश्चन इंस्टेंसेस दिया है, इसी से अवेलेबल निकलेगा आपका 10 5 7 आपको दिया है। तो यहाँ से A की वैल्यू 10 दी है, B की वैल्यू 5, C की वैल्यू 7 ये दिया हुआ है। अब सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे आपने क्या किया, इसकी हेल्प से आप ये आपने वहाँ पे लिख लिया ABC करके। अब यहाँ पे एलोकेशन को टोटल ऐड करो, आप एलोकेशन को टोटल ऐड करो, ठीक है। एलोकेशन को टोटल ऐड करो, यानी इसको जब ऐड करोगे तो यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ यहीं पे, तो 2 3 + 5 यानी यहाँ पे 5 आ गया, अगेन यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपका आ गया क्या, 7 to 5 आपका यहाँ पे आ गया। एलोकेशन हमने जब ऐड किया तो ABC आया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपको निकालना है अवेलेबल, ठीक है। जैसे मैंने बताया, हमने पहले ये लिख लिया, उसके नीचे 7 आया था आपका, 2 आया था एंड 5 आया था। इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो,
ठीक है, सॉरी इसको ऐड नहीं करना है, इसको आपको सॉरी माइनस करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, माइनस करना है। 7 माइनस 5 करोगे 2 आएगा, 5 माइनस 2 3 करोगे, सॉरी 5 माइनस 2 करोगे 3 आएगा, 7 माइनस 7 सॉरी 10 माइनस 7 करोगे 3 आएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना, स्टेप्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे अवेलेबल दिया नहीं था, अगर दिया होता तो और भी ज़्यादा, ये स्किप कर देते हैं, नहीं दिया है। कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंसेस को हमने पहले लिखा, फिर एलोकेशन का ऐड कर दिया, 7 to 5 आया, उसमें से इसको हमने माइनस कर दिया, 3 3 2 आया, एंड दिस इज़ योर अवेलेबल। ये चीज़ आपका 3 3 2 अवेलेबल मैट्रिक्स आ गया। अब चलिए यही सेम डेटा जो यहाँ पे दिया गया है सेम मैं लिखता हूँ और एक टेबल में अलग से बनाता हूँ अवेलेबल करके, और नीड जो मैंने कैलकुलेट किया उसको भी मैं क्या करूँगा, उसी में ऐड कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं जल्दी से क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जितना भी डेटा था अगेन मैंने फिर से लिख लिया एक ही टेबल में। अब यहाँ पे क्या करना है, और इस टेबल को आप अभी जस्ट आपने एक पहले जो क्वेश्चन किया ये आप सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमने नीड तो कैलकुलेट कर ही लिया है, ये आपका आंसर पहला आ ही गया है। अवेलेबल भी हमने स्केल पे से 3 3 2 था, यहाँ पे लिख लिया, और ये चीज़ तो आपको दिया ही गया था। अब सिंपल क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था सेम उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे अवेलेबल को हम कंपेयर करेंगे नीड के साथ, और अगर ये सेटिस्फाई होता है तो अवेलेबल को हम क्या करेंगे, अवेलेबल प्लस एलोकेशन कर देंगे, और अपडेट करते करते जब तक वो आपका पूरा सेफ सीक्वेंस आ नहीं जाता, यहाँ पे हम सेफ सीक्वेंस लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सेफ सीक्वेंस लिखेंगे, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करेंगे, आप स्टेप समझ लीजिए। चलिए पहला स्टेप करके मैं बता देता हूँ, बाकी उसी तरीके से अगेन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कर लोगे आप, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। अब यहाँ पे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अवेलेबल आपके पास 3 3 2 था, तो 3 3 2 ग्रेटर देन इक्वल है, नीड क्या है, नीड शुरू से ही स्टार्ट करना है, हमेशा आपको शुरू से स्टार्ट करना है। तो 743 तो यहाँ पे कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, बिट बाय बिट देखना है। 3 क्या बड़ा है 7 से, नहीं, पहली कंडीशन जब होगी तो आगे हम क्या देखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपका नहीं होगा। तो अब दूसरे स्टेप्स पे मूव करो, 3 3 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू कंपेयर करो, ये हो गया, इससे कंपेयर करो 1 2 2, और ये हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो अवेलेबल को अपडेट करेंगे, अवेलेबल प्लस एलोकेशन करेंगे, और अवेलेबल क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे आपका 3 3 2 प्लस एलोकेशन, इससे कंपेयर किए थे, इसका एलोकेशन हमारे पास है 200 एंड इसका आएगा आपका, ये आ गया 532, अपडेट करके 532 कर दो, और आपने एक को क्या किया है, एलोकेट कर दिया, यानी एक को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, ऐसे आप समझिए। 1 2 2 को किया था, ये P2 है, तो यहाँ सिर्फ सीक्वेंस में P2 कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अब अगेन क्या करोगे, अवेलेबल को हमने अपडेट कर दिया है, ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, अगेन थर्ड स्टेप में 3 3 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 2 2 हमने कंपेयर किया था 600 से कंपेयर होगा नहीं, इसे हम करेंगे नहीं फिर, ठीक है। सो अब फिर से मूव करेंगे, 3 3 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 600 से हुआ नहीं तो 211 से करेंगे, 211 अगेन हो रहा है, तो यहाँ से हम अवेलेबल को अपडेट करेंगे, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, अवेलेबल 3 3 2 है प्लस एलोकेशन, इससे कंपेयर किया था तो इसका एलोकेशन 211 है, 211 जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे आएगा एक सेकंड, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे आपका 4 एंड 543 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपका 543 अपडेट कर दो, 543 कर दो, और यहाँ पे P4 हो गया, ठीक है। यहाँ से P2 से P4 कर लो। सिमिलर अब इसी तरीके से 3 3 2 को कंपेयर करोगे इसके साथ, और जैसे देख पा रहे हो कंपेयर होगा नहीं तो इसे भी छोड़ दोगे, फिर से स्टार्ट करोगे 1 से, तो P1 आई थिंक आपने किया था तब नहीं हुआ था, बट अब करोगे तो 543 फिर नहीं होगा, तो फिर से आपको स्टेप्स को करना है, फिर से आपको ऊपर से जाके करना है, और सारे को आपको सेफ सीक्वेंस में लिख लेना है, सारे को सेफ सीक्वेंस में। P2 एंड P4 आया, इसी तरीके से यहाँ पे मैं आंसर बताता हूँ, P5 आ जाएगा, P1 आ जाएगा, P3 आ जाएगा, ये फाइनल आपका सेफ सीक्वेंस आ गया। सारे यहाँ पे आपके प्रोसेस आ चुके हैं सेफ सीक्वेंस के अंदर, इट मीन्स ये सिस्टम आपका क्या है, सेफ स्टेट के अंदर है, यानी आपका ये सॉल्व हो गया, पहला फाइंड मैट्रिक्स आपका हो गया, सेफ स्टेट में है या नहीं ये भी हमने देखा, सेफ सीक्वेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कुल मिला के ये आपका
3 जो आपका क्वेश्चन था सॉल्व हो गया। देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे इसे आपसे इसको मैंने स्किप कर दिया, पूरा कंप्लीट नहीं किया। कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको अगर आप अच्छे समझ लेते हो, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम उसी को जस्ट रिपीट करते रहना है। अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करता, अगर यहाँ पे से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसे हम स्किप करके आगे वाले को एग्जीक्यूट कर देते हैं। अगर ये हो जाता तो हम अपडेट कर देते। अब और सेफ सीक्वेंस के अंदर आपके सारे प्रोसेस आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इफ़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P2 अराइव्स फॉर 102 कैन द रिक्वेस्ट बी ग्रांटेड इमिडिएटली। ये यहाँ पे हमें देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये न्यू यहाँ पे आप समझो, न्यू यहाँ पे कंसेप्ट ऐड हुआ है कि इसको कैसे करेंगे। अब इसको करने से पहले आपको एक छोटा सा एल्गोरिदम पता होना चाहिए जो कि है आपका रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है। जो अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो सेफ्टी एल्गोरिदम का था। मैंने ऑलरेडी बताया बैंकर्स एल्गोरिदम 2 पार्ट से कंसिस्ट है, सेफ्टी एंड रिसोर्स रिक्वेस्ट। तो रिसोर्स रिक्वेस्ट, अब ये एल्गोरिदम क्या है, देखिए कभी कभी ये एल्गोरिदम राइट करने के लिए आता है तो आप समझ के रखिए कि क्या एल्गोरिदम है। देखिए ये एल्गोरिदम क्या कहता है, अगर समझिए पहला स्टेप, अगर आपकी रिक्वेस्ट मतलब प्रोसेस की रिक्वेस्ट अगर नीड से लेस देन इक्वल होती है तो स्टेप 2 पे आएंगे। तो देखिए समझिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये एल्गोरिदम क्या कहता है, अगर रिक्वेस्ट नीड से लेस होती है तब हम स्टेप 2 पे आएंगे, अदरवाइज एरर देंगे। सिंपल सी चीज़ है। देखो आपको, जैसे आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, आपको नीड है 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की नीड के लिए कोई भी मतलब ऐसा समझ सकते हैं, मतलब एक बड़ा अमाउंट जब नीड होता है तब कोई लोन के लिए अप्लाई करता है। देखिए समझिए, रिलेट करिए, आपको मान लीजिए 5 लाख रुपये की नीड है किसी भी काम के लिए, ठीक है, नीड है, आप बैंक के लोन के लिए अप्लाई करोगे। अगर आपको नीड 5 लाख रुपए की है, अगर आपने रिक्वेस्ट 10 लाख रुपए की है तो आपको एक एरर मिल जाएगा, क्योंकि आप नीड से ज़्यादा ही आप रिक्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक है। तो एरर आपको थ्रो कर दिया जाएगा, आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नीड के बराबर, यानी आपको 5 लाख रुपए की नीड है या 5 लाख रुपए की नीड है, आप 5 लाख रुपए के लिए ही इक्वल यानी उतना ही रिक्वेस्ट करते हो या उससे कम करते हो, तब आप दूसरे स्टेप्स पे आ जाइए, ठीक है। अगर आपकी रिक्वेस्ट फिर दोबारा चेक किया जाएगा, और ये कंसेप्ट आपका यूज़ होता है बैंक में, ठीक है। अगर आपका रिक्वेस्ट अवेलेबल से लेस है तो आप स्टेप 3 पे आ जाना, अदरवाइज़ वेट करो आप, ठीक है। क्या मतलब इसका, आपने रिक्वेस्ट किया 5 लाख रुपए की, बैंक के पास इतना अमाउंट ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है इतना, तो आप क्या करोगे, वेट करोगे, ठीक है। फिर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट बैंक में मान लो 10 लाख रुपए है, ठीक है, 10 लाख रुपए है और आपने उसमें 5 लाख रुपए ही मांगे हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होगा, लेस है तो आप मूव कर देना स्टेप 3 पे, यहाँ पे आ जाना। अब देखो ये चीज़ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, अवेलेबल को अपडेट करना है, अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट के साथ स्टेप्स याद रखना, फॉर्मूला आपको याद रखना है। एलोकेशन को अपडेट करना है एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट के साथ, नीड को अपडेट करना है नीड माइनस रिक्वेस्ट के साथ। देखो ये सब क्या है, क्वेश्चन हमें ये दिया है, इफ़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसेस P2 अराइव्स फॉर 102 नीड है उसको, ठीक है, 102 नीड के लिए प्रोसेस 2 जो है अराइव होता है, ऐसे ही आपको दिया रहेगा। यहाँ पे प्रोसेस चेंज कर देगा, P2 P1 P3 कुछ भी कर देगा, यहाँ पे ये नीड चेंज कर देगा, बाकी यही सब पूछेगा, ये क्या ग्रांट हो सकता है इमीडिएटली, क्या इसे तुरंत मिल जाएगा या नहीं, ऐसा कुछ आप समझिए। अब 102 इसको नीड है, नीड याद रख लो 102 है। अब पहली चीज़, अब यहाँ से शुरू होता है, देखो अपडेट, यहाँ पे टेबल कुछ करना पड़ेगा, सॉल्व करने का पूरा प्रोसेस चेंज होने वाला है इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आपसे पूछा है। इसमें नीड आपको फिर से कैलकुलेट करनी है फॉर प्रोसेस P2, नीड को अगेन आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपने क्या किया था, नीड को आप P2 के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, 122 आपने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। बट नीड को अब यहाँ पे अभी बाद में हम अपडेट करेंगे। तो नीड आपका क्या है, 122 था, तो नीड हमने कैलकुलेट किया मैक्स माइनस एलोकेशन, नीड को मैक्स माइनस एलोकेशन किया, 122 आया, 122 नीड है, ठीक है। 122 क्या है आपका एज अ नीड आ गया। अब देखो
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहला स्टेप्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पहला स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये आपका स्टेप फर्स्ट यहाँ पे लिखना था, ठीक है, ये हो गया। स्टेप फर्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट लेस देन इक्वल टू नीड। रिक्वेस्ट कितने का किया, 102 का रिक्वेस्ट उसने किया है, प्रोसेस P2 102 का रिक्वेस्ट किया है। तो प्रोसेस P2 102 लेस देन इक्वल टू नीड, ये लिख लिया हमने। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? सिंपल देखो, कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी मूव कर जाओ स्टेप 2 की ओर। मूव कर जाओ कहाँ पे, स्टेप 2 की ओर। तो आ जाते हैं स्टेप 2 की ओर, ठीक है। स्टेप 2 हमारा अवेलेबल को अपडेट करना है। पहला स्टेप आपका ये हो गया, मूव किया है स्टेप 2। स्टेप 2 पे अब यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या आपका रिक्वेस्ट अवेलेबल से कम है। रिक्वेस्ट 102 का किया गया है, और ऑल्सो 102 जो है यहाँ पे स्टेप 2 भी लिखना था, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे एडिट करना है, समझना है, यहाँ पे करना है। तो 102 लेस देन इक्वल टू अवेलेबल होना चाहिए। और अवेलेबल क्या था, अवेलेबल हमारे पास यहाँ पे शुरू में जब हमने देखा था 332 था अवेलेबल, तो अवेलेबल 332 था, तो 332 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मूव करेंगे किस पे, स्टेप 3। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी फाइनली हम स्टेप 3 पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम स्टेप 3 को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब अवेलेबल यहाँ पे, अवेलेबल को अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट से अपडेट करना है। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस आएंगे वो ओनली हम P2 के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस दिया गया वो P2 के टेबल में आपको चेंज करके फिर से सॉल्व करना है। अवेलेबल को अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट करो, अवेलेबल माइनस जब रिक्वेस्ट करेंगे तो अवेलेबल हमारे पास 332 था, रिक्वेस्ट उसने 102 का किया। नाउ अवेलेबल आपको 230 करना है, यानी जो अवेलेबल आपको यहाँ पे 332 दिया गया था, अब उसको कुछ नहीं करना है आपको। आपका नया आ गया, नया क्वेश्चन बन रहा है 230, अवेलेबल आपका 230 हो गया। देखिए एलोकेशन को भी अपडेट करना है, और एलोकेशन का क्या होता है, एलोकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये एलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट, प्रोसेस P2 का एलोकेशन कितना है, प्रोसेस P2 का एलोकेशन 200 है, 200 प्लस रिक्वेस्ट किसने किया था 102, ऐड किया 302, यानी इसका एलोकेशन पहले आपका 200 था, बट आफ्टर अपडेटिंग 302 आ गया यहाँ से। अब इसको 302 करना है, 302। अभी इसका नया टेबल भी बनाएंगे, इसी में नहीं समझा रहा हूँ आपको, भी बता रहा हूँ क्या कैसे करना है। अब लास्ट में यहाँ पे क्या होता है, दो हमने यहाँ पे कर लिया, अपडेट कर लिया। इसके बाद नीड को अपडेट करूँ, नीड को अपडेट करेंगे नीड माइनस रिक्वेस्ट के साथ, नीड माइनस रिक्वेस्ट, नीड उसको कितने, नीड उसकी कितनी थी 122 थी, ठीक है। नीड हमने ऑलरेडी आपको देखा है, P2 की नीड 122 है, 122 माइनस रिक्वेस्ट 102 का किया, 020 आपका नीड आ गया। नाउ आपका P2 का जो नीड है, सॉरी एक सेकंड, P2 का जो नीड है आपका, यहाँ पे P2 का जो नीड है वो आपका अभी कितना हो गया है, एक सेकंड, P2 का नीड 020 है, P2 का नीड आपका 020, कुल मिला के ये जो चीज़ हमने किया यहाँ पे, ठीक है। ये सारे स्टेप जो हमने फॉलो किया, ये सारे वैल्यू हमने अपडेट किए, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था P2 के लिए सब कुछ करना था, और ये स्टेप्स हमने फॉलो किया, आपको बताया कैसे क्या करना है। अब ये जो नई वैल्यूज़ आपको मिली हैं, अवेलेबल नया मिला है, अवेलेबल एलोकेशन नया मिला है, नीड नया मिला है, इन सारे वैल्यू को क्या करोगे, अपडेट। नाउ अपडेट द वैल्यू इन द टेबल। आपको शुरुआत में क्या क्वेश्चन दिया था, शुरुआत में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया था, ये क्वेश्चन आपके पास था। अब इसी में आपको वैल्यू अपडेट करनी है, ये सारी चीज़ें आपको वही लिखनी है। अवेलेबल पहले 332 था, उसको अपडेट करके यहाँ पे 230 करो, नीड 743 था, और यहाँ पे 122 था पहले, ठीक है, बट बिकॉज यहाँ पे 020 किया, अपडेट कर दिया, ओनली P2 में अपडेट किया गया है, यहाँ पे देखोगे तो। अब ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, सेफ्टी एल्गोरिदम का बन गया, यानी इसे फिर उसी तरीके से सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व करो सिमिलरली, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 आपको बताया था। इस वजह से मैं आपको इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज लेंदी वीडियो बन जाएगा, और कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन 1 इसीलिए मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया। इसको लो, अवेलेबल को कैसे करोगे, कंपेयर करोगे नीड के साथ, इसके साथ सेटिस्फाई होगा
तो शिफ्ट सीक्वेंस में डालोगे, अवेलेबल को अपडेट करोगे, देन करते जाओगे जैसे क्वेश्चन 1 किया उसे नहीं होता है मूव करो आगे, और लास्ट तक जब आपका हो जाएगा शिफ्ट सीक्वेंस में ये आपका आंसर आएगा P1 P3 P4 P0 P2, ये फाइनल आंसर आया। और इस तरीके से पर्टिकुलर जो आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेकंड नीड मैट्रिक्स पूछा था, सिस्टम से ये 3 तो बहुत इजी हैं, बट ये लास्ट वाला थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे, अपडेट करना पड़ेगा टेबल में, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, देन आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इतने ही टाइप्स के आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट है ये एल्गोरिदम, 7 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इतने ही टाइप्स के पूछेंगे, बस डेटा एंड वैल्यूज चेंज रहेंगे, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। ये आपका यूनिट कंप्लीट हुआ, यूनिट 3, इसी के साथ आपका यूनिट 3 पूरा कंप्लीट हुआ। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं, यही टॉपिक था आपका बैंकर्स एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट का पहला टॉपिक देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत इजी वर्ड में हम समझने वाले हैं फिर से, और ये भी आपका 4 से 5 लेक्चर के अंदर मैं ट्राई आउट करूँगा ये 4th यूनिट कंप्लीट करने की। मूव करेंगे फिर यूनिट 2 देन यूनिट 5 की ओर। चलिए आज के इस लेक्चर को यही पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना और कमेंट कर देना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।